Hello friends, in this video we are going to learn about chapter called Periodic Classification of Elements from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with intro. तो intro से start करते हैं. देखिए intro है इस chapter का. Matter around us, जो हमारे आसपास के जो matters होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं और कंपाउंड्स मिक्सचर ऐसे ऐसी चीज़ों के फॉर्म में होते हैं. एलिमेंट्स बेसिकली अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, उन सिंगल पार्टिकल को एलिमेंट्स कहते हैं. और वो सिंगल पार्टिकल जो होंगे वो एक ही टाइप के होते हैं. कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जब मिक्सअप होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. और वो कंपाउंड्स जो होते हैं एक ही टाइप के कंपाउंड्स से मिलके, यानी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके, यानी H2O के मॉलिक्यूल है तो H2O एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है और उस कंपाउंड मॉलिक्यूल बहुत सारे वैसे कंपाउंड मॉलिक्यूल मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं. ओके, मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, यानी ऐसे ही फिजिकली इसको मैड अप भी कर सकते हैं मैटर को. ये सब मैटर्स की फॉर्म है जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं. एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस, ओके, containing atoms of only one type. ओके, तो अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली सब्सटेंसेस है जो कि एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. ओके, जैसे कि अगर हमने कहा कि एक एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट, अगर सोडियम हमने सब्सटेंस ले रखा है तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो सोडियम पार्टिकल का होगा, ना कि कोई दूसरा पार्टिकल का. कंपाउंड बेसिकली आर द फॉर्मेशन ऑफ, आई मीन बेसिकली वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वो कंपाउंड. कंपाउंड अगर होगा जैसे कि NaCl है तो वो एक कंपाउंड है क्योंकि वो एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या एटम से मिलकर बना हुआ है. लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं. तो ये बेसिकली डिफरेंट है कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में. मिक्सचर जो होता है फिजिकल लेवल पे बेसिकली हम उसको प्रिपेयर करते हैं और वो नेचुरली फॉर्म नहीं होते, बेसिकली हम खुद उसको फॉर्म करते हैं. कंपाउंड्स नेचुरली फॉर्म हो सकते हैं और हम उसको खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं. देयर आर 180 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट नॉन टू अस. ऑल दिस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे इमर्स अमाउंट में एलिमेंट्स है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स है. ओके, और ये 118 एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स में जितने भी एक एक एलिमेंट हम देखें नेचर में, वो सभी के अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. अब यहाँ से कुछ लॉजिक क्लियर हो सकता है हमें, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी है, क्यों हम एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफाइड करें. क्योंकि क्लासिफाई करने का मतलब ये हुआ कि उसको एक कैटेगराइज्ड फॉर्म में उसको डिवाइड करके रखना. और बेसिकली हमारा जो जनरल पर्पस होता है क्लासिफिकेशन का, वो हमारी स्टडी को ईजी करना होता है. कि हम उसको ईजीली, अगर किसी एलिमेंट को हमें स्टडी करना हो तो उसे पर्टिकुलरली हमें उस एलिमेंट के लिए स्पेशली स्टडी न करना हो, और हम चाहे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करके पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पता कर ले आराम से. इस चीज़ को हम बेसिकली इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे. तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, यानी इस पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहेगा कि अभी हम कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कौन से कॉन्सेप्ट को अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट उससे निकल कर आएगा. देखिए, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 3 तरीके की, मैक्सिमम 4 टाइप्स, और एक जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो एक फाइनलिस्ट कॉन्सेप्ट है. यानी मेनली जो अर्ली स्टेप में है, यानी इस चैप्टर में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट्स की,
और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब की जाती है तो इनको क्लासिफाइड करके एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इन एलिमेंट्स को। जैसे जैसे एलिमेंट्स अर्ली स्टेप पे डिस्कवर होते गए उसके बाद उनको टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर करना पड़ा था हमें उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो गई थी। अर्ली स्टेट में तो उसको ट्रेड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे हम, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी 70 80 इतने और 118 एलिमेंट्स अगर हो गए, यानी आज के प्रेजेंट में तो 118 एलिमेंट्स है, तो अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को इनिशियली तो टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन आफ्टर 2 अटेम्प्ट जो थर्ड अटेम्प्ट आया वो टेबल की फॉर्म में था। फिर उसके बाद जो मॉडर्न अटेम्प्ट आया, जो मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, वो भी एक टेबल की फॉर्म में ही था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स के टेबल्स देखेंगे जो पीरियोडिक फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स को। देखिए यहाँ पे नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिकली आपको पता है कि हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिससे कि हमें अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें पता चल जाए तो उसके साथ की और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी हमें आराम से पता चल जाए, और हम उसे एलिमेंट को हम स्पेशली स्टडी ना करें, और जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। हमें किसी भी एलिमेंट को अगर स्टडी करना है तो हमें एक ग्रुप को स्टडी कर ले, तो जिससे हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाए, हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टडी नहीं करना पड़ता अगर हम एलिमेंट को सभी एलिमेंट को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये एडवांटेजेस थे कुछ, इसीलिए हमने उसको क्लासिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस किए गए। पीरियोडिक मतलब कि कुछ इस तरह क्लासिफाई किया जाए कि जो एक जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है वो, जैसे 118 एलिमेंट्स है, 180 एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वही 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगेन अगले 10 एलिमेंट्स में रिपीट हो, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट की गई है। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके की हुई थी एलिमेंट्स की, पीरियोडिक फॉर्म में हुई थी, जिससे कि ज़्यादा इजी रहे हमें हमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज ना करना पड़े, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती है जो रिपीट होती है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने अभी तो नहीं किया, अर्ली स्टेज पे तो जो अटेम्प्ट्स है, अर्लियर अटेम्प्ट्स जो हमारे थे वो किया गया था डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। फिर उसके बाद न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, ये भी इन्होंने भी अपने कुछ ट्रेड्स दिए थे, टॉप इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपने ट्रेड्स दिए थे, अर्ली अटेम्प्ट्स थे ये। फिर इन दोनों से इंस्पायर होकर और इन दोनों को अपना बेस मानकर एक साइंटिस्ट थे मैंडलीव, तो उन्होंने भी अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था, और जो कि काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन था, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड था और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रखता था ये अपना, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड था, लेकिन बेस जो था, जो एक इनिशिएटिव निकला, वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट की वजह से निकल पाया। तो देखिए इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को कंसिडर किया अपनी पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने के लिए। कुछ मेरिट्स थे उनके, कुछ डीमेरिट्स थे। मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हुए इनके, जो कि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फॉलो किए जाते हैं, वो भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इनमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना हमारा एक साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था, जिनका नाम था, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मोज़ले। ये एक साइंटिस्ट थे, ओके, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था इस पीरियोडिक टेबल को। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए कुछ ट्रेंड्स डेवलप किए गए, यानी कुछ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को। एटॉमिक साइज को कंसिडर किया गया था, वैलेंसीज देखी गई थी, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक
कैरेक्टर्स। अब इनके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। चलिए अब देखते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स किस तरह हुए थे। अभी हमने देखा कि एक एक ओवरव्यू देखा हमने इस चैप्टर का। देखिए अर्लियर अटेम्प्ट्स जो किए गए थे वो, उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। इसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट के माइंड में इससे रिलेटेड, कि नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही क्यों करा जाए, किसी और टाइप की क्लासिफिकेशन भी तो कर सकते हैं। तो देखिए, टू मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट इजी, सिंपल सा रीज़न यही है कि हमें स्टडी को इजी करना था, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। दिस एलिमेंट्स हैव बीन divided into few groups in such a way that the elements in the same group have a similar properties. Okay, तो सेम ग्रुप आई मीन एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप में हम वही एलिमेंट रखेंगे जिन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे एलिमेंट्स से मैच करे जो उसमें पहले से ही है। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया, ठीक है, तो वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा? वो उस ग्रुप में जाएगा जहाँ पे वो एलिमेंट्स है जो उस यानी वो एलिमेंट उस ग्रुप में जाएगा जिस ग्रुप में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस ग्रुप वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच कर रही हो। ओके, तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स की अप्रोक्सीमेटली, यानी अगर रफली हम कहें तो प्रॉपर्टीज काफ़ी सेम होती है। जैसे कि हम कहें कि स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट है और उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेटल है कि नहीं है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स में कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी एलिमेंट का 380 केल्विन या कोई केल्विन समथिंग केल्विन किसी एलिमेंट का है तो वो उसी उतना ही केल्विन का सभी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट होगा। नहीं, थोड़ा सा डिफर कर सकता है, इंक्रीजिंग मैनर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज में पैटर्न दिख सकता है हमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो nowadays study of large number of elements is reduced to a few groups of elements. ओके, तो आज के दिनों में जो एलिमेंट्स है अगर हम उनको क्लासीफाई कर दें पीरियोडिक फॉर्म में तो उनको हमें स्टडी करने के लिए सभी एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हमें एक एक एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। हमें 6 से 7 ग्रुप, वो हम देख लेंगे कितने ग्रुप्स है, तो हमें कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स को स्टडी करना पड़ेगा, ना कि हमें 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है और ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी फॉर्म था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के एरा में, यानी एलिमेंट्स को स्टडी करने के जो ये फील्ड थी इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था ये। और ऐसा नहीं कि हम एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए बेसिकली पीरियोडिक टेबल का या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं, हम बहुत ऐसी चीज़ों को यानी बहुत वास्ट चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम टेबल्स की हेल्प लेते हैं, यानी टेबल की फॉर्म में उसको कैटेगराइज करते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें ईजी रहे उस चीज़ को स्टडी करना। तो देखिए डॉबर्नियर जो साइंटिस्ट थे, पहला अटैम्प्ट था इनका, सबसे पहले इन्होंने इनिशिएट किया था। इन्होंने अपने टाइम पे जो जाने हुए कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे कि when the elements were arranged in order of increasing atomic mass, group of 3 elements known as triads having a similar chemical properties are obtained. तो कुछ एलिमेंट्स थे इनके टाइम पे जो इनको पता थे। उन एलिमेंट को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म में अगर हम उसको सेट करें
तो एक हमें एक ट्रेड दिखता है, एक ट्रेड दिखता है, यानी एक जो हम एक लाइन में लगा देते हैं ना कुछ एलिमेंट्स को, तो उस लाइन में लगाने से हमें उसमें एक सिमिलर प्रॉपर्टी दिखती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखती है। ओके, जैसे कि वो सारे अगर उन सबका अगर इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट है तो इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एक सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई। ओके, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ओके, तो ये कुछ इनका ट्रेड था, इनके ट्रेड में ये एक कॉमन पैटर्न दिखा गया। और ये ट्रेड काफ़ी सक्सेसफुल नहीं तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत कम एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाए जो कि उनके टाइम पे नोन थे, यानी ज़्यादातर एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। यानी ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए थे, वो सब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, यानी ज़्यादा नहीं थे फिर भी थोड़े बहुत तो थे, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए स्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसे कि कैल्शियम है और बैरियम है, अगर इन दोनों का हम एवरेज निकालें तो 87.6 यहाँ पे सीरियम का हमें एटॉमिक मास दे रखा है, तो 89 पॉइंट समथिंग कुछ हमारे इस कैल्शियम और बैरियम का है। इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, देखिए, देखिए ये कैल्शियम है, इसका है 14.1, ये हमारा बैरियम है, ओके, और ये हमारा सीरियम है। ओके, तो जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, देखिए ओके, तो क्या आएगा हमारा एवरेज? तो कुछ इतना आया, ये रफली एवरेज होता है, यानी एग्जैक्ट एवरेज तो आने से रहा। ओके, क्योंकि इतनी इसको पर्टिकुलरली इसके अकॉर्डिंग नहीं बना गया ना एलिमेंट्स को, तो इनका एवरेज रफली होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, रफली एवरेज होता है, रफली। ओके, तो रफली का मतलब यही है कि पॉइंट समथिंग या एक दो आगे पीछे हो जाता है। तो ये कुछ टेबल है, ये ट्रेड है, इनके लिमिटेशन तो आप इस ट्रेड को देख के पता कर ही सकते हैं कि ओनली 3 ट्रेड्स वर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स उस समय जान पता थे, लेकिन उस उन सारे एलिमेंट्स को इस ट्रेड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, तो ये इनकी लिमिटेशन थी। ओके, ये देख लीजिएगा आप। तो न्यूलैंड्स अब एक दूसरे अटेम्प्ट है इनका, अर्ली स्टेज पे दूसरा अटेम्प्ट है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था इन्होंने, तो न्यूलैंड जो है उन्होंने कैसे अरेंज किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को उसी तरह अरेंज किया था जिस तरह डॉबिनियन ने अरेंज किया था। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया था। A properties of the every eighth element is similar to that of the first element। आपने एक आपने सुना होगा कि जो म्यूजिक होता है उसमें 8 लेटर्स होते हैं, उनको हम लिरिक कहते हैं ना, अभी देखेंगे नीचे। He compared this to the octet found in a music। तो 8 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है,
जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट। जो सुर होता है म्यूजिक में, वो 8 सुर से मिलकर बना होता है। यानी टोटल 8 सुर होते हैं म्यूजिक में, और वो 8 सुर होते हैं वो म्यूजिक में रिपीट होते हैं। ठीक है। जो एक राइमिंग बनता है वो उसी 8 सुर के वजह से बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। देखिए ये नीचे इसको थोड़ा अच्छे से बता रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पे सा, वे, गा, मा, पा, धा, नी। अब इसके बाद दोबारा क्या आएगा, सा आएगा। तो दोबारा जो होगा, यहाँ से स्टार्टिंग किससे हुई थी, एच से स्टार्ट हुई थी, एंड किस पे हुआ, एफ पे। ओके। फिर स्टार्टिंग अगर मान लो फिर से हम सा करते हैं, तो फिर अगर हम ऐसे करते करते फिर सा पे आते हैं तो क्लोरीन आ गया। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो प्रॉपर्टीज कुछ मैच हुई ना, इस तरह होता है। अब इनकी लिमिटेशन भी देखते हैं। देखिए लिमिटेशन क्या थी इनकी, इन्होंने इनका जो ट्रेड था वो अप टू कैल्शियम तक सीमित था। और ये बेसिकली वैलिड किसके लिए था, लाइटर एलिमेंट्स। ओके। और जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली उनके लिए इनका ट्रेड वैलिड नहीं था। Properties of new discovered element did not fit into the law of octet। तो जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो वो उनको जब इस लॉ के अकॉर्डिंग फिट किया गया तो फिट नहीं हो रहे थे। ओके। और जब इन्होंने फिट करने की कोशिश की तो इन्होंने अपने टेबल में, न्यूलैंड ने पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर। फिट तो हो नहीं रहे थे ना, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की कि 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में फिट करने की। ओके। जैसे कि हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कोबाल्ट और निकल, ये क्या है, ये दोनों मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये जो है ये नॉन मेटल है। जब ये नॉन मेटल है तो मेटल के साथ कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हुए। मैंडली प्रॉपर्टीज, सॉरी पीरियोडिक टेबल। ओके। तो मैंडलीव एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे और ग्रेट माना जाता है इनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फील्ड में। इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा बेस सेटअप किया था, जिससे कि जिसके अकॉर्डिंग मोज़ले सर जो है, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस लिया था मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। और आप अगर देखेंगे तो जो 7, देखिए अभी 6 पीरियड्स होते हैं इनमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आई मीन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, और 8 ग्रुप्स होते हैं। अब ये 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स जो है ना, वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल लगते हैं ये दोनों, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह लगता है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल उसी तरह उसी मैनर में, जो बेस है, जो उनका पीरियोडिक फंक्शन है, वो एटॉमिक मासेस के बेस पे लिया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, जो मेन बेस है। तो डिफरेंस यही रहता है, और इसी के वजह से बहुत ज़्यादा जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो चेंज नज़र आती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये कुछ डिफरेंसेस है, और जो सिमिलैरिटी है वो तो आप देख सकते हैं, ग्रुप और पीरियड्स के जो सिमिलैरिटीज़ है। देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखिए देखिए यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स है।
और 18 ग्रुप्स है। तो वैसे तो इतने हैं, इतनी सिमिलरिटीज़ तो नहीं है वैसे मेरे को लगा था। हाँ, तो उस समय कुछ एलिमेंट्स काफ़ी कम थे वहाँ पे। अभी इन्होंने मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है? हाँ, तो काफ़ी कम एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड हुए थे, इसीलिए ज़्यादा पीरियड्स और ग्रुप्स नहीं बन पाए। लेकिन अब तो 118 एलिमेंट है ना, इसीलिए ज़्यादा पीरियड्स 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। तो ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़ चुके हैं इस पे। When the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, the element with the similar properties occur at a regular interval. Properties of element are periodic function of their atomic mass. देखिए, जब एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज करें उनकी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में हम उनको अरेंज करें, तो जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, उस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक के बाद एक आते जाएंगे, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल के बाद वही सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होते जाएगी। ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है एक्चुअली में। और जो मेंडलीव का मानना था, जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उन्होंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एटॉमिक मास, जो उनका एटॉमिक मास है वो बेसिक फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होने का। यानी उसके एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो उससे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो काफ़ी एक फिक्स्ड मैनर में रिपीट होते जाएगी। जैसे कि 10 एलिमेंट्स है, अगले 10 एलिमेंट्स भी वो पीछे के 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेंगे। इस तरीके का कुछ मानना था मेंडलीव का। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी कुछ इसी तरह का रूल फॉलो करती है, लेकिन वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फॉलो करती है और काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल होता है एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम करें तो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल होता है अभी के टाइम पे, अगर अभी के टाइम के अनुसार अगर देखा जाए तो। और एटॉमिक मास जो होता है वो इतना फंडामेंटल वे नहीं है क्लासिफाई करना एलिमेंट को। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल is based on the chemical property of the element। एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हो गए, उन एलिमेंट्स की जो ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड किन एलिमेंट्स की, किस एलिमेंट की किस एलिमेंट से मैच कर रही है। अगर दो एलिमेंट्स या 4-5 एलिमेंट्स एक ही तरीके से ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, तो उनको एक ही रो में रखते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं, जिससे कि उससे पता चल जाए कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो एक ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने वाली एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इट कंटेन 6 पीरियड्स एंड 8 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, जिसमें कि सेम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ये इनका कुछ टेबल है, ठीक है। इनकी लिमिटेशन जो है ना वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस से करेंगे, यानी उससे कंपेयर करेंगे। और फिर हम देखेंगे मेंडले का पीरियोडिक टेबल क्या कुछ नहीं समझा पा रहा है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा पा रहा है। और ये भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रेक्टिफाई कर दिया है। तो कंपेयर करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए उसको लिमिटेशन जो है ना मेंडलीव का, वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज एन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है, अब एटॉमिक नंबर जो था वो मेंडलीव के टाइम पे तो इतना नोन नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज़ भी होती है। इतना किसी ने शायद इतना स्टडी नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था।
और ये जो मोज़ले सर थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी जब कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी का रिस्पॉन्सिबल है एलिमेंट का, ना कि उसका एटॉमिक मास। अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर अरेंज करें, तो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेगी बहुत सारे एलिमेंट्स में। तो इन्होंने ये चीज़ उस समय ऑब्जर्व की थी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, okay, the properties of elements are a periodic function of their atomic number. ये periodic word जो है ना, periodic word एक fixed interval के बाद, एक fixed interval के बाद सेम प्रॉपर्टीज का रिपीट होना अगले एलिमेंट्स में। अभी हमने देखा था 10 प्रॉपर्टीज अगर एक एलिमेंट में शो हो रही है, सॉरी, अगर फिक्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 10 एलिमेंट्स में शो हो रही है, तो आफ्टर देन 10 एलिमेंट्स, जो अगले 10 एलिमेंट्स आएंगे, उस 10 एलिमेंट्स में भी वही फिक्स्ड प्रॉपर्टीज शो होगी। अब वो प्रॉपर्टीज जो अगले 10 एलिमेंट्स में देखने को मिल रहा है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो वो यही है बेसिक क्लासिफिकेशन का वे। देखिए जितने भी एनोमलीज थी मेंडलीव की, वो इस क्लासिफिकेशन से डिसअपियर हो गई। अब एनोमलीज क्या थी वो भी देखते हैं। ये कुछ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रुप है वो 18 ग्रुप है और बहुत सारे एलिमेंट्स है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, यानी हम जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हम एक एलिमेंट को स्टडी करना चाहेंगे, तो हम उस एलिमेंट को स्टडी नहीं करेंगे अगर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा। हम उस ग्रुप को स्टडी करेंगे जो जिस ग्रुप में वो एलिमेंट होगा। ओके। और अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना हो और हमारे पास टाइम बहुत कम हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करेंगे। और आप भी अगर मान लो आपको किसी किसी क्वेश्चन में चेक करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उसमें आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी एलिमेंट का चेक करना है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को चेक कर ले कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में आता है। वैलेंसी चेक करनी हो और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी हो, ओके, एटॉमिक मास चेक करना हो, तो वो भी आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से, पीरियोडिक टेबल से इजीली चेक कर सकते हैं। बहुत चीज़ें आप आराम से पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के हेल्प से। तो इसको काफ़ी सेफली आप इसको इम्पोर्टेंट मान के इसका पिक्चर अपने पास रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स तो बहुत अच्छी अच्छी थी, इतनी अच्छी मेरिट्स थी इनकी पीरियोडिक टेबल की कि जो मोज़ले सर है उन्होंने भी अपने पीरियोडिक टेबल में इस मेरिट्स को यूज़ किया था। जैसे कि रो में और पीरियड्स में क्लासिफाई करने का जो आइडिया था, वो सबसे पहले मेंडलीव ने दिया था। इससे पहले किसी ने भी रो और पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का आइडिया किसी ने भी नहीं दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था इनका। तो वैसे तो कुछ गैप्स छोड़े गए थे दो एलिमेंट्स के बीच में, और सर मेंडलीव सर को पता था कि इन दो गैप्स के बीच में कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा, बिकॉज इन्होंने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था वो एटॉमिक मास के फॉर्म में क्लासिफाइड किया था। और आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के फॉर्म में है, जो कि एक फिक्स्ड नंबर है। अब फिक्स्ड नंबर है तो दो फिक्स्ड नंबर के बीच में कोई दूसरा नंबर तो आ नहीं सकता ना। जैसे 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच में 1.5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि होल नंबर के बीच में कभी भी डेसिमल नंबर हम एडजस्ट नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ होल नंबर को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कुछ एनोमलीज थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो कुछ एलिमेंट्स थे जैसे गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये सब एलिमेंट्स जो थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या मेंडलीव के टाइम पे अगर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो वो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स मेंडलीव के टेबल में एडजस्ट हो गए थे। जैसे आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, ये रहा जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। ये बाद में डिस्कवर्ड हुए थे
और जब डिस्कवर हुए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इजीली एडजस्ट हो गए। इससे पहले बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत डोवर्नियर सर ने जब बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न तो नहीं बनाया था, ट्रेड्स की फॉर्म में एक टेबल बनाई थी। तो जब कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए होते हैं तो उनके ट्रेड में फिट नहीं हो पाते। लेकिन जब मेंडलीव सर ने अपना एक टेबल बनाया था तो उसमें जब एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो इनके ट्रेड में फिट हो जाते थे, या इनके टेबल में इजीली जो छोड़े हुए स्पेस होते थे एलिमेंट्स के बीच में, उसमें डिस्कॉर्ड एलिमेंट इजीली फिट हो जाते थे। तो ये बहुत नई अचीवमेंट थी जो किसी और टेबल में देखने को नहीं मिला था। ओके, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा अचीवमेंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई एलिमेंट अगर ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर शो कर रहा है और कोई एलिमेंट अगर कम मेटेलिक करेक्टर शो कर रहा है, तो वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख के भी इजीली कन्वर्ट कर, यानी शो बता सकते हैं। और जो उसकी मेंडलीव सर का जो पीरियोडिक टेबल है उसको देख के भी हम बता सकते हैं। ओके, accommodate novel gases when they were discovered without dis- dis- disturbing the original arrangement। तो हम नोवल गैसेस को भी इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं ओरिजिनल अरेंजमेंट, यानी जो मेंडलीव का ओरिजिनल अरेंजमेंट था उसको डिस्टर्ब किए बिगर, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न सॉरी जो नोवल गैसेस थी उनके लिए भी एक सेपरेट स्पेस छोड़ रखा था। आप देख सकते हैं इनके टेबल में ये कुछ स्पेस था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एलिमेंट्स नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उन्होंने इस स्पेस को फिल किया। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सब नोबल गैसेस है ना। अब लिमिटेशन देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए लिमिटेशन ऑफ अ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। देखिए पोजीशन ऑफ जो आइसोटॉप है वो एक्सप्लेन्ड नहीं हो पाया, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे इतना कोई एटॉमिक नंबर को स्टडी नहीं करता था, और मेंडलीव सर ने भी स्टडी नहीं किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त, क्योंकि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, और मोस्ले सर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया था। तो रीज़न था यही कि इसी रीज़न की वजह से आइसोटॉप्स जो थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पाए। जैसे कि बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही रहेगा लेकिन उसका एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता रहता है। जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 40 होता है, कार्बन 30 होता है। अब ये तीन एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, और वो तीन डिफरेंट एटॉमिक मासेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रखोगे? अगर एटॉमिक मासेस के फॉर्म में अगर आप इसको क्या कहते हैं सेट करते हो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो आपको तो फिर इसको तीन बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में मॉडर्न मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही बार लिखना होगा, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में क्लासीफाई कर रहे हो। तो आप 17 एलिमेंट का जो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है उसको आप एक बार लिखोगे, क्योंकि आपको एटॉमिक मास के फॉर्म में तो क्लासिफाई नहीं कर रहे हो ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। तो ये जो एनोमलीज थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रेक्टिफाई हो गई। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, समझाना था आपको। ओके, नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन को देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं या बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हाइड्रोजन का भी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आज के बुकों में जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पोजीशन देखोगे, यानी सॉरी, जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन देखोगे तो वो ना तो पहले ग्रुप की साइड है, ना तो ग्रुप 18 की साइड है। हाइड्रोजन वैसे तो नोबल गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कई बार मेटल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जब उसका डुप्लीट पूरा हो जाता है। तो ये बेसिकली चर्चा का विषय बना रहता है। वैसे ज़्यादातर बुकों में ये भी कर दिया जाता है कि जो हाइड्रोजन है उसको, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन को जो है ना वो यहाँ पे भी रख देते हैं, 18 ग्रुप में भी रख देते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो अभी रूमर यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी फिक्स्ड है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूअल नेचर शो करता है, मेटल की भी नेचर शो करता है, नोबल गैस की भी नेचर को शो करता है। चलो फिर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Wrong order of atomic masses of the some element। तो जो एटॉमिक मास जो है कुछ एलिमेंट्स का वो कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। देखिए कैसे। देखिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो ये जो एस बी एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास 121.75 इतना है। ये अभी इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया। होना क्या चाहिए था, इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन डिक्रीज़ हो गया। ओके, तो ये एक करेक्टर देख सकते हैं। ओके, अब और भी ऐसे एनोमलीज इसमें ढूंढ सकते हैं कि जैसे कि इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ कर जाएगा। वैसे तो इंक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह नहीं थे। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज, यानी ये जो कमियाँ थी वो कैसे रेक्टिफाई किए गए। देखिए, अगर पोजीशन की बात करें आइसोटोप्स की, तो सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन सम ग्रुप, है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो उनको एक ही जगह एक ही ग्रुप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली, है ना। कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 come first and nickel 28 should come later। ओके, लेकिन एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर बात करें, देखिए इसको आप पीरियोडिक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कंसिडर कीजिए, जल्दी समझ में आएगा। देखिए देखिए निकल कितना है, 58.71 कम है, और 58.93 ये ज़्यादा है। तो इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए। ओके, तो ये इसकी एनोमली है, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम है नहीं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अनलाइक atomic masses, atomic number is always a
whole number. So there is no element between the hydrogen and helium. ओके, तो ये तो आप समझ ही रहे कि होल नंबर के बीच में एक पॉइंट नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम होल नंबर को कंसिडर कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर ऑलवेज अ होल नंबर। तो इन दोनों के बीच में कभी कोई ऐसा एटॉमिक नंबर नहीं आ सकता जो पॉइंट में हो। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है एक्चुअली में, इसको हम बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं। ओके, और इसको हम मानते हैं कि ये इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी एलिमेंट का, वही एटॉमिक नंबर माना जाता है। ओके, ग्रुप एंड पीरियड्स जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो कितने होते हैं? देखिए, 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पिवट्स। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट्स जिनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ओके, तो इनकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल होता है वैलेंस सेल, और ये 3 एक एलिमेंट्स है, सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो these elements have a placed in the same group because same number of electrons in valence shell, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी क्या है? वो सेम है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि हम ग्रुप के जितने नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ सेल कितने इंक्रीज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा? एटॉमिक साइज यानी एटम्स का साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन, वो थोड़ा सा कम होता है। श्रिंकिंग की जो जो एटम की श्रिंक होने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है, तो वो एक्सपेंड करते जाता है एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, उन दोनों का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, जिसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो डिक्रीज होते जाता है। ओके, इफेक्ट कम होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल डाउन द ग्रुप। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द पिवट्स। यानी अगर हम बात करें कि एक सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे साइज जो होता है वो एटम का डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये मैं इस कंटेस्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि इससे आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जो भी साइज डिक्रीज और इंक्रीज करने का लॉजिक है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी, आयनिक प्रॉपर्टी, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो सारी इसी चीज़ से रिलेटेड होती है। ओके, वो सब प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि लिथियम, बेरियम। देखिए, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के 2, बोरोन के 3, कार्बन के 4। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम सेल। इससे क्या होता है? देखिए, 30, ठीक है, these element have a same number of cells। ओके, और सेम नंबर ऑफ सेल कितने हैं? सिर्फ 2 ही सेल है। ओके, each periods mark a new electronic cell getting filled। मतलब क्या होता है कि यानी अगर नंबर ऑफ पीरियड्स अगर चेंज हो गया, फर्स्ट पीरियड में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा, अगर सेल इंक्रीज करेगा ना, तो नंबर ऑफ पीरियड्स भी इंक्रीज करते हैं। अगर पहला सेल है, अगर नंबर ऑफ सेल 1 है तो फर्स्ट पीरियड है, अगर नंबर ऑफ सेल 2 है सेकंड पीरियड है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड
upon the fact that how electron are filled into a various cell. देखिए इस बात को समझिए, बहुत ईजी है. Maximum number of electron that can be filled in a cell is given by 2n square, where n is a cell number. एग्जाम्पल की बात करें कि देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, इजीली समझ में आएगा. देखिए सेल अगर मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू 1 है, ओके, तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सेल आपके हो जाएंगे 2. नंबर ऑफ सेल देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी प्लेस्ड इन अ सेल. हाँ तो देखिए अगर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे पर्टिकुलर सेल में. और जितने पर्टिकुलर सेल में अगर हम किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ओके, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी सेल में फिट कर सकते हैं तो वो सेकंड पीरियड होगा. ओके, फर्स्ट पीरियड हैज़ अ 2 एलिमेंट्स. ओके, तो n इक्वल्स टू 1. ये कौन सा सेल है? के सेल है. अब ये के सेल क्या बता रहा है कि के सेल मतलब हुआ फर्स्ट पीरियड, और इसमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट. कैसे पता चलेगा ये? 2n स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 एलिमेंट पता चल गया. पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस इट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी. तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या पीरियोडिक पोजीशन है एलिमेंट्स की, वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी शो करती है. जैसे कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है. तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी एक्चुअली क्या है? रिएक्टिविटी एक्चुअली है कि कितना अच्छे से वो रिएक्ट कर रहा है. अब वो कोई एलिमेंट अगर मेटल है और वो अगर अच्छा मेटल है तो वो अच्छा रिएक्ट भी करेगा. कोई चीज़, कोई एलिमेंट अगर अच्छा है तो वो अच्छा कब होगा? जब वो रिएक्टिविटी उसकी अच्छी होगी. और वो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है बेसिकली. ओके, रिएक्टिविटी एक्चुअली व्हाट? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स, यही रिएक्टिविटी होती है. और एलिमेंट जो मेटेलिक एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टिंग होता है. ओके, ये भी देखेंगे आगे हम. और ये बेसिकली जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट की पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा अहम, जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. अगर कोई एलिमेंट पहले आता है, कोई एलिमेंट बाद में आता है, तो बाद में आने वाले की जो बाद में आने वाला एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ग्रुप में, अगर वो मेटेलिक एलिमेंट है तो. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट. ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर सेल में वो एक तरीके का बॉन्डिंग फॉर्म बताता है किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कितने बॉन्डिंग बनेंगे. ओके, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. देखिए बहुत सारे ट्रेंड्स है. फर्स्ट ट्रेंड देखते हैं. वैलेंसी, इट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ ए व्हाट एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट व्हेन इट फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. ठीक है, वैलेंसी एक्चुअली व्हाट? कंबाइनिंग पावर. और ये कंबाइनिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? आउटर मोस्ट सेल पे. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग वो बताया गया. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है? ज़्यादा. ओके, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है. वैलेंसी इज़ द इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट etc. मतलब ऑक्टेट और डुप्लेट.
फॉर्म करने की एबिलिटी को भी हम क्या कहते हैं? किसी एलिमेंट को अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करना क्या शो कर रहा है हमें? और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही क्यों कर रहा है, डोनेट ही क्यों कर रहा है? अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्यों कर रहा है? वो डोनेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। नहीं सॉरी, उसे नोबल गैस बनना है। ओके, और वो एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी उसे कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ओके, और उसका डुप्लेट एक तरीके से पूरा हो जाता है। अगर क्लोरीन के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे अटेंड करना है, इसलिए वो डोनेट करेगा। ओके, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड, the valency of elements increases from 1 to 0 and then decreases 0. अभी होता क्यों है? ये श्रिंकिंग की वजह से होता है। ओके, देखिए फर्स्टली जो सोडियम हो उसका एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट सेल में कितना आएगा 2। ओके, और फिर उसके बाद 8 और फिर उसके बाद 1। मैग्नीशियम का कुछ ऐसे ही होता है, इंक्रीज़ करते जा रही है, एल्यूमिनियम इंक्रीज़ करेगा, फिर इसके बाद डिक्रीज़ करता है। ओके, अब ये डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो अपने सेल में इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट नहीं कर पाता एक पर्टिकुलर सेल में, क्योंकि अलोंग द पीरियड जो सेल होता है वो एक ही रहता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेल में अगर एडजस्ट नहीं हो पाते तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पीरियड में इंक्रीज़ करने की वजह से डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। वैलेंसी रिमेन सेम डाउन इन अ ग्रुप, जो वैलेंसी होगी वो डाउन द ग्रुप सेम होती है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम क्यों होती है? ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ओके, atomic size refer to what? Radius of an atom. It may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost cell. विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए कैसे। एक सेंटर है किस चीज़ का? एटम का। उस एटम के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे क्या? रेडियस। अगर सिंपल एक सर्कल होता है, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस करते हैं, लेकिन एटम के केस में उसका कोई सर्कमफेरेंस तो होता नहीं है, वो सर्कमफेरेंस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल ऑफ एन एटम। ओके, अब देखिए, atomic size or radius of an atom decreases as we move from left to right in a period because due to the large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and size decreases. समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए ये एक ट्रेंड देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड पीरियड है ना ये, इसमें क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, देखिए ये हमारा LHS है, इस साइड से अगर हम RHS के साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 186, 160, 143 इंक्रीज़ करते हुए डिक्रीज़ कर रहा है, यानी फर्स्टली ज़्यादा है फिर कम हुआ, यानी डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है और करते ही जा रहा है। ओके, यही चीज़ हमें यहाँ पे बता रखा है कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर हम जाएंगे तो इससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज़ करता है ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस।
the electron are pulled in more close to the nucleus and size decreases. मतलब क्या हुआ कि एक ही सेल है पीरियड में तो एक ही सेल होता है, उसी सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पास करें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में अगर आ जाए तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिससे क्या होगा कि वो जो एटम है, होल जो एटम है, पूरा पूरा जो एटम है वो श्रिंक करने लग जाएगा। अब वो श्रिंकिंग जो होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है जब हम सेल को इंक्रीज़ ना करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेल में इंक्रीज़ करें। ओके, ये कॉन्सेप्ट है अपना। चलिए अब देखते हैं कि एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल आर being added and this increase the distance between the nucleus and outermost cell। समझ में आया? देखिए, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज क्यों करता है डाउन द ग्रुप, बिकॉज एडिंग ऑफ न्यू सेल। और ये जब न्यू सेल ऐड होता है तो इससे क्या होता है, हमने क्या बोला था कि अगर एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा कि एटम्स में जो एटम्स का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ करता है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। लेकिन जब न्यू सेल एडअप हो जाते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा, अगर सेल इंक्रीज़ करते जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो खींचने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की वो डिक्रीज़ होते जाती है। अब देखिए, अगर कोई इंसान अगर मेरे पास है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो मैं तो चाहूँ तो उसको हाथ पकड़ के खींच सकता हूँ, लेकिन अगर वो ज़्यादा दूर है तो थोड़ा सा मुझे और आगे जाना पड़ेगा। और वो मान लो बहुत दूर है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में, तो वहाँ से अगर मैं किसी इंसान को लेके आना चाहूँगा तो मुझे उतना दूर नहीं जाने का मन नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है, मुझे और चीज़ों का कॉस्ट भी लग सकता है, ठीक है ना, मुझे एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा पास है और बहुत ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, तो मुझे फिर वो चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अट्रैक्ट करूँगा ना मैं, यही होता है, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर करते हैं हम तो उसको फिर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। एक तरीके का मैग्नेट और मेटल जो होता है, मेटल को अगर हम ज़्यादा दूर तक प्लेस करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं, तो जो मेटलिक करेक्टर है, यानी जो मेटल का जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है। ओके, न्यूक्लियस अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा तो ज़्यादा इफ़िशेंटली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन तो इतने इफ़िशेंटली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, चलिए अब देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। इन सब में क्या होता है, एक एक सेल ऐड होते जाते हैं। अब एक एक सेल ऐड हो जाते हैं तो जिससे क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जनरली आपको पता है कि लिथियम का साइज जो होता है वो सोडियम से छोटा होता है। पोटेशियम का क्या होता है, सोडियम से थोड़ा बड़ा होता है। रुबिडियम का क्या होता है, पोटेशियम से थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे करके क्या करता है, इंक्रीज करता है साइज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या होगा, साइज क्या होगा, कौन सा साइज, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज। ओके, देखिए मेटेलिक करेक्टर देखते हैं। मेटेलिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या करते हैं, मेटेलिक करेक्टर। आपको पहले ही पता है, मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं।
देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये सब मेटल का है। ओके, और जो ये पोर्शन है, ओके, ये है नॉन मेटल का। ओके, ये है नॉन मेटल का। ये जो मेटल का पोर्शन है, ये सब ये मिडल का जो पोर्शन है, ये मेटलॉइड्स का है। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ओके, और जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, एट मोस्ट लेफ्ट साइड क्या है, मेटल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, चलिए अब देखें। मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ फ्लूइड मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज का डिक्रीज? इंक्रीज। इसका रीज़न क्या है, आपको लिखना नहीं है, आपको एक फैक्ट को बताने के लिए एक रीज़न देना है, और उस रीज़न का भी रीज़न नहीं देना। अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो उस क्वेश्चन में अगर आपको रीज़न पूछ रहा है ना उस फैक्ट का, तो उस फैक्ट को बताने के लिए एक रीज़न देना है, उस रीज़न का रीज़न नहीं देना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि रीज़न का भी रीज़न देता है, जो कि आपको नहीं देना होता है। ओके, देखिए फिर वैसे अगर हम रीज़न का भी रीज़न देंगे तो इससे ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन हमें अगर किसी को बताना है तो उस वक्त हमें रीज़न का रीज़न नहीं देना, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो देखिए इसको समझिए कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ करता है। बिकॉज लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो हमारा जो पीरियड के अलोंग जो सेल होगा वो सेल तो सेम रहेगा। अब वो सेम सेल रहेगा तो सेम सेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसी सेल में बढ़ते जाएंगे। ओके, उसी सेल में जब बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो सेल का जो एटम का जो साइज होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। जब एटम का साइज डिक्रीज़ करता है तो क्यों करता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही सेल में, और वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, वो उसी डिस्टेंस पे है। ठीक है, पहले उसी डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसी डिस्टेंस पे दो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समझिए कि अगर आप कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है, और उस डिस्टेंस पे आपके उसी डिस्टेंस पे 10 रुपये का नोट रखा हुआ है, और उसी डिस्टेंस पे मैंने 100 रुपये का नोट और रख दिया, तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा उस नोट को लेने की। 100 रुपये के मुकाबले अगर बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर रख दूँ तो बहुत आसानी से आप उस पैसों को ले लोगे। आपकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उस पैसे की लेने की इंक्रीज़ कर जाएगी। उसी तरह न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट एटम्स के बीच का रिलेशन होता है कि अगर हम सेम सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं तो न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये नेचुरल है। ओके, तो ये रीज़न था कि वाई इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और इट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन decreases because of nuclear charge increases। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाह रहा है, पर न्यूक्लियस क्या कह रहा है कि अंदर ही रखे इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा है। ओके, तो मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए बाहर निकालने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन पे चार्ज भी कैसा आता है, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देते हैं तो
व्हाट टाइप ऑफ चार्ज दे शोज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज शो करता है, इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो इंक्रीज़ करते जाता है। अब पैसे मैंने यहाँ रख दिए, एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, बहुत सारे पैसे रख दिए, लेकिन वो पैसे और उस इंसान के बीच की मैंने दूरियाँ बढ़ा दी। दूरियाँ क्या बढ़ाओगे, अगर आप उसको बैंक में रख दो, तब वो इंसान की जो टेंडेंसी होगी उस पैसे के लेने की, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है ये समझने के लिए सिर्फ। ओके, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर देखते हैं। नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लेकर ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और नॉन मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाइज द वाइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, हमने बताया था आपको कि राइट साइड में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। इंक्रीज क्यों करता है, इंक्रीज क्यों करता है अक्रॉस अ पीरियड, देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ये भी पता है आपको। क्यों करता है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं, इसलिए इंक्रीज करता है। ओके, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। ओके, अब देखिए, अब मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर है। तो वो तो आउटर में सेल का इलेक्ट्रॉन हो या बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन हो या किसी और एटम के सेल का इलेक्ट्रॉन हो, है ना, कहीं का भी इलेक्ट्रॉन है उसको तो अट्रैक्ट ही करेगा ना। नॉन मेटल का न्यूक्लियस जो है वो तो अट्रैक्ट ही करेगा, कोई भी कहीं का भी इलेक्ट्रॉन हो तो अट्रैक्ट करेगा। किसी इंसान के सामने पैसा रखा हुआ है, वो लालची इंसान हो, वो तो कहीं का भी पैसा उठाएगा, उसे थोड़ी ना ये पता है कि वो बैंक का पैसा है या किसी गरीब का पैसा है। ओके, तो रिलेट कर सकते हो आप, इस तरह समझ सकते हो ईजिली। ठीक है, तो क्यों इंक्रीज़ करता है मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ विच electrons easily tends to attract towards non-metallic nucleus. Okay, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है because due to the increase in effective nuclear charge that means the tendency to gain electron increases। gain मतलब हासिल करना, हासिल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप, बिकॉज साइज इंक्रीज़ करता है, साइज इंक्रीज़ करता है तो नॉन मेटेलिक, सॉरी, जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ करता है, पढ़ा था मेटेलिक करेक्टर के केस में। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दस टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ओके, इन द नोबल in the middle of the periodic table as we ओके, तो मिडल पार्ट में क्या होता है, यानी पीरियोडिक टेबल के मिडिल पार्ट में क्या होगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी हाँ, सेमी मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। ओके, जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जो कि जो वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटल्स कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी मेटल एक एलिमेंट है, और जो जो मेटल्स की एक जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को शो करने की शो करता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल। ओके, बिकॉज दे एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके,
Oxide of metals are the basic in nature, okay, as they behave as a Lewis base, okay. लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. अ मेटल्स व्हाट दे डू, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, while oxide of non-metals are acidic in nature because they accept electrons and they act as a Lewis acid, okay. लुईस नहीं, नो, लुईस बेस और एसिड के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया जाता है, ओके. और इन मोर जनरल टर्म में देखें तो मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं, अगर हम उसको एक्चुअली अगर उसको क्लासीफाई करें तो. फ़िलहाल चलिए देखते हैं. ये कुछ समरी है. अभी तक हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेंड्स में पढ़ा उसको हमने समराइज़ किया, ठीक है. यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये एटॉमिक साइज है. पीरियड के अलोंग क्या करता है? डिक्रीज करता है. क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन, एकदम शॉर्ट में समझेंगे इसको क्योंकि हमने पहले ही डिटेल में पढ़ रखा है, इतने का समरी हो जाएगा. इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच मे कॉज इन श्रिंकिंग. अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो एटम्स का साइज डिक्रीज होता है, ओके. वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स इंक्रीज करता है बिकॉज एडिशन ऑफ न्यू सेल, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस वगैरह वगैरह इंक्रीज करता है, ओके. देखिए भाई, ओके. metallic character decreases. Why? Due to increase in effective nuclear charge, tendency to lose valence electron decreases. And lose electron यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जब डिक्रीज कर रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है? कम हो रहा है. इंक्रीज करता है वेयर? ग्रुप में. डिक्रीजेस इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electron, tendency to lose electron increases, okay. सेम रीज़न होता है कई बार. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाई increases in period because due to increase in effective nuclear charge, due to which tendency to gain electron increases. इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पीरियड के अलोंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ रही है जिससे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन दूर हो गया न्यूक्लियस से तो खींचने की क्षमता कम हो गई तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया, ओके. तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस सेशन. Bye bye.